तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइमी डिजीज़ के बारे में। ठीक है, लाइमी डिजीज़ कौन काज करता है? तो बैक्टीरिया है जिसका नाम है बोरेलिया बर्गदोफेरी। ठीक है, तो बोरेलिया बर्गदोफेरी के थ्रू ये डिजीज़ काज होती है। लेकिन ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? तो वेक्टर इसका कोई दूसरा रहता है जिसको हम टिक कहते हैं। टिक के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। लेकिन अगर काजेटिव एजेंट की बात की जाए तो कौन रहता है? तो उसका नाम होता है बोरेलिया बर्गदोफेरी। ठीक है, जो कि लाइमी डिजीज़ काज करता है। तो ट्रांसमिटेड बाई एक्सोडेस टिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डियर टिक भी कहते हैं। तो सबसे पहले डिजीज़ अगर देखा जाए कौन काज करता है, डियर टिक्स होता है। ठीक है, जो ये टिक्स है ये क्या रहता है, ब्लड सिकिंग आर्थ्रोपोड वेक्टर्स होता है। ये मेनली क्या करेगा, जो अगर कोई इन्फेक्टेड रोडेंट्स है, डियर है, ठीक है, तो जब ये टिक्स क्या करेगा, ऐसे इन्फेक्टेड डियर या रोडेंट्स को या फिर बर्ड्स को ब्लड सक करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, फिर ये उसकी मिडगट में चले जाते हैं और बोरेलिया बर्गदोफेरी वहाँ पे आ जाता है, उसकी मिडगट में प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में जब यही इन्फेक्टेड टिक्स क्या करेगा, जब किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, तब वो अपनी जो सलाइवा के थ्रू ये बोरेलिया की इसको जो बोरेलिया रहेगा उसको स्किन में इंजेक्ट कर देगा जाके। ठीक है, दूसरे पर्सन के या ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा जाके। ठीक है, जब वो इंजेक्ट कर देगा जाके, तो फिर ये वहाँ पे क्या करेगा, डिजीज़ काज करेगा। और इसके अलावा मिली इसके पहले जो एक जीनस पढ़े थे, ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, तो ट्रिपोनिमा क्या था, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी। ठीक है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या रहता है, वेक्टर होगा। वेक्टर क्या करता है, वहाँ पे डिजीज़ काज करता है। ठीक है, वोरेलिया रिकरेंटिस में वेक्टर क्या था, लॉस था। यहाँ पे कौन है, टिक्स है। ठीक है, इतना डिफरेंस है दोनों में। तो इसका रिजर्वायर की बात करें तो रोडेंट्स, डियर, बर्ड्स। रिजर्वायर का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या हो, बैक्टीरिया नेचुरली सर्वाइव करता हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो डिजीज काज नहीं करता है, केवल वहाँ पे सर्वाइव करता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, अपना वहाँ पे न्यूट्रिशन लेगा, लाइफ साइकिल ले करेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे करेगा। ठीक है, तो बोरेलिया क्या करेगा, वहाँ पे रोडेंट्स के अंदर या डियर हो गया, बर्ड्स हो गया, उसके अंदर जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। और वहाँ फिर अगर वो जो इन्फेक्टेड टिक्स होगा वो किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है, तब फिर वहाँ पे ह्यूमन में इन्फेक्शन काज होगा जाके। ठीक है, इसीलिए जो ह्यूमन रहता है, ह्यूमन को क्या माना जाता है, डेड एंड होस्ट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया हो गया आगे नॉर्मली ह्यूमन में ही साइकिल, लाइफ साइकिल वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, वो जो ह्यूमन्स में रहेगा साइकिल वहाँ पे कंटिन्यू नहीं करता, वो केवल वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, तो टिक्स इन्फेक्शन अकर्स व्हेन टिक्स बाइट्स एंड इंजेक्टेड बोरेलिया बर्गदोफेरी इनटू स्किन ड्यूरिंग ब्लड मील। तो क्या होगा, जब टिक्स किसी हेल्दी पर्सन के स्किन को बाइट करेगा, तो टिक्स बाइट के समय क्या करेगा, जो सलाइवा रहता है वो ब्लड में इंजेक्ट कर देता है, और वो जो सलाइवा होता है उसी में बोरेलिया हो गया, एंटीकोगुलेंट्स हो गए और इम्यून सप्रेसिव प्रोटीन होती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। तो एंटीकोगुलेंट क्या करता है, वहाँ पे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, और इम्यून सप्रेसिव जो प्रोटीन्स रहती हैं वो लोकल इम्यूनिटी को रिड्यूस कर देती है। अब जो लोकल इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी और वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो बोरेलिया क्या करेगा, आसानी से वहाँ स्किन में सर्वाइव कर सकेगा। अब स्टेजेस की बात करें, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जिसको कहते हैं अर्ली लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। अर्ली लोकलाइज्ड इन्फेक्शन का मतलब होता है जो डिजीज़ होगा, डिजीज़ की पहली स्टेज। ठीक है, अप्रॉक्स वही 3 to 30 डेज में जो बैक्टीरिया रहेगा, ये जब जो मतलब जिस दिन बाइट किया है उसके अप्रॉक्स वही 30 डेज तक के आसपास वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वो पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं करता है, लेकिन वहाँ बाइट जो जहाँ पे बाइट साइट होती है, जहाँ पे टिक्स ने बाइट किया है, उस जगह पे क्या होगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, जैसे ही टिक बाइट करेगा, बाइट करने के 30 डेज तक, 3 से 30 डेज के बीच में ही जो बैक्टीरिया होगा वो बाइट साइट पे मल्टीप्लाई करने लगेगा। अभी बैक्टीरिया कह सकते हैं कंप्लीटली ओवरऑल बॉडी में वहाँ पे स्प्रेड नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा बोरेलिया बर्गदोफेरी इनटू स्किन ड्यूरिंग ब्लड मील। तो ठीक है, ये वहाँ पे इंजेक्ट कर देगा। लोकलाइज में स्पायरोकिट्स मल्टीप्लाई इन डर्मिस एंड एट द बाइट साइट।
तो स्पाइरोकीट्स जो रहेगा स्किन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे जस्ट जो रहती है, प्रेजेंट रहती है डर्मिस, वहाँ पे ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे बैक्टीरिया जो इसके जो एंडोफ्लैजला रहेंगे, एंडोफ्लैजला की हेल्प से वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वहाँ पे स्प्रेड होता रहता है। एंडोफ्लैजला में बताए थे मैंने, फ्लैजला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कैसा मूवमेंट होता है, यहाँ पे कॉर्क स्क्रू लाइक मूवमेंट होगा, जिसके थ्रू जो बोरेलिया होगा ये क्या करेगा, वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स होंगे उनके बीच में आसानी से वहाँ पे पेनिट्रेट कर चलेगा। ठीक है, क्योंकि बोरेलिया में बताए थे स्क्रू लाइक मूवमेंट होता है, ये क्या करता है, वहाँ पे पेनिट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंड्यूस लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एरिथ्रीमा माइग्रेंस, बुल्स आई रेसेस। कहने का मतलब जो इम्यून सेल्स होंगी वो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, और जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी तो जो माइक्रोफेजेज होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे, या फिर जो डेंड्राइटिक सेल्स रहती हैं, ये सभी जो साइटोकाइंस होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो IL-1 हो गया, जिसको इंटरल्यूकिन 1 कहेंगे, TNF, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर कहते हैं, अल्फा हो गया, ये सारे वहाँ पे केमिकल्स रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, तो साइटोकाइंस के कारण रिलीज होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इससे क्या होंगी, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाएंगी, और वहाँ पे जो स्किन होगी, स्किन में रेडनेस अपीयरेंस वहाँ पे शो होने लगता है। ठीक है, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो बोरेलिया था, बोरेलिया अभी सेंटर से आगे वहाँ पे मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मिडिल वाला पार्ट रहता है वहाँ पे धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, जबकि जो बाहर का पार्ट रहेगा वहाँ पे हल्का रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं वहाँ पे, बुल्स आई रैसेज भी कहते हैं। ठीक है, या फिर एरिथ्रीमा माइग्रेंस भी कहा जाता है वहाँ पे। तो एक अपीयरेंस हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल में क्या रहेगा, वहाँ पे नॉर्मल रहेगा, और राइट साइड जो पेरिफेरल एरिया होगा वहाँ पे बैक्टीरिया स्प्रेड कर जाएंगे, वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेंगे जाके, इसीलिए टारगेटेड लीजन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरोकीट्स इनवेट्स लोकल लिम्फेटिक एंड ब्लड स्प्रेडिंग सिस्टमेटिकली। तो क्या होगा, अब बैक्टीरिया क्या करेगा, स्किन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, आप जब वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, ग्रो कर लिया है, तो उसके बाद जो बोरेलिया होगा वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर वहाँ पे एंटर करता है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स से कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, और ब्लड सर्कुलेशन में आ गया तो ये हमारी होल बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे ये ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जो ये अलग अलग स्टेजेस हैं जहाँ पे इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, डेसिमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस में वहाँ पे डेसिमेशन करता है, वहाँ पे कह सकते हैं पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। अब इसमें क्या क्या अपीयर होंगे, जब भी पूरी बॉडी में टहल रहा होगा, तो क्योंकि वहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स है तो वहाँ पे इन्फेक्शन काज करना चाहिए, तो क्या करेगा, ये हमारी पूरी बॉडी में वहाँ पे ट्रैवल करेगा जाके, और वहाँ पे जो ब्लड होगा, ब्लड में जो बैक्टीरिया रहेगा, ब्लड में जैसे ही बैक्टीरिया आएगा हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम क्या करेगा, साइटोकाइंस रिलीज करेगा। साइटोकाइंस रिलीज करेगा तो क्या आएगा, वहाँ पे फीवर है, हेडेक है, बॉडी पेन है, वीकनेस, मसल पेन, ये सारी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें भी इन्लार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स बैक्टीरिया नहीं बल्कि जो साइटोकाइंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसके कारण वहाँ पे सिम्टम्स से अपीयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेजेस है, सेकेंड है अर्ली सेकेंड स्टेजेस है विद इन वीक्स टू मंथ्स बोरेलिया डेसिमेटिव वाया ब्लड टू नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड जॉइंट्स। तो मेनली अब बैक्टीरिया जब ब्लड में इंटर कर लिया है तो इंटर करके वहाँ से क्या जाएगा, जितने भी हमारे आर्गन्स होंगे वहाँ पे ये स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोरेलिया क्या करेगा, जो 3 आर्गन्स रहते हैं जो सबसे ज़्यादा इसके लिए पसंदीदा कहते हैं जगह होती है, वो कौन कौन सी रहेगा, पहला हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा हार्ट और तीसरा जॉइंट। ठीक है, 3 जगह ये क्या रहता है, इसको इसके लिए सबसे फेवरेबल हैबिटेट माना जाता है जहाँ पे रहता है बैक्टीरिया।
ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा, दूसरा हमारा हार्ट होगा, तीसरा जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइमी डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो ये लाइमी डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या कह सकते हैं, मल्टी सिस्टम डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के एक आर्गन को, ऐसा नहीं एक आर्गन को इफेक्ट करती है, ये एक से ज़्यादा आर्गन्स को वहाँ पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये नर्वस सिस्टम में क्या करता है, तो नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था ये हमारे ब्रेन को पहुंच जाएगा। ब्रेन में वहाँ पे जो मेनिंजेज रहती हैं, मेनिंजेज में वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज कर देता है, ठीक है, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन में इन्फ्लामेशन काज करेगा और वहाँ पे फेशियल नर्व्स डैमेज करेगा और वहाँ पे रेडियोक्लोन्यूराइटिस काज करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग डिजीज़ होती हैं जिनको जाके नर्वस सिस्टम को हमारे अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेल्स पैल्सी। तो ये भी एक डिजीज़ रहती है, हमारी जो फेशियल नर्व होती हैं, जिसको हम जो हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं, जिसमें फेशियल नर्व, ठीक है। तो फेशियल नर्व में वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। फेशियल नर्व कौन सी रहती है, जो हमारी 7th क्रेनियल नर्व रहती है, जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन का आज होगा। आप जब इन्फ्लामेशन का आज होगा तो क्या होगा, जो हमारा फेस होता है वो एक साइड की तरफ हल्का टिल्ट हो जाता है, ठीक है। और पेशेंट वहाँ पे स्माइल नहीं कर पाता और वहाँ पे आई भी क्लोज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते रहते हैं। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट में क्या काज करता है, तो हार्ट में ये क्या करेगा, बोरेलिया मायोकार्डियम में पहुँच जाएगा और वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज करेगा, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। तो मायोकार्डाइटिस काज करेगा जाके, तो इससे क्या होगा, हमारे जो सिस्टम होगा वो इफेक्ट हो जाएगा, वहाँ पे हार्ट ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा पैल्पिटेशन होगा, ये अलग अलग सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हार्ट को ब्लॉक कर देंगे, या फिर वहाँ पे पेशेंट में पैल्पिटेशन या सिंकोप जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने लगती है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट्स में भी ये क्या करता है, वहाँ पे जो साइनोवियल जॉइंट्स रहता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पहुँच के वहाँ भी मल्टीप्लिकेशन काज करेगा और वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज कर देगा। जब इन्फ्लामेशन होगा तो जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगी, जॉइंट में पेन है, आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस वहाँ पे डेवलप होने लगती है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशंस रहती है नी जॉइंट में इन्फेक्शन की, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन होती हैं। दीज इफेक्ट्स आर ड्यू टू इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस IL-1 TNF अल्फा रिलीज टू इन रिस्पॉन्सिबल टू बोरेलिया कंपार्टमेंट। तो मेनली मैंने बताया गया था जो बोरेलिया है डायरेक्ट वहाँ पे डैमेज कम करता है, लेकिन असल डैमेज होने का कारण क्या रहता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके कारण, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रोफेजेज होते हैं वो रिलीज होते हैं, वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे वहाँ पे इंटरल्यूकिन-1 TNF अल्फा और इसके अलावा इंटरल्यूकिन-6। तो ये सारे साइटोकाइंस होते हैं, ठीक है, ये रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे फीवर है, इन्फ्लामेशन है और इसके कारण पेन, स्वेलिंग, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे क्लियर होने लगते हैं। यहाँ तक कि इंजरी भी हो जाती है, टिश्यू इंजरी का जो होती है, ठीक। थर्ड स्टेज की बात करें, थर्ड स्टेज है लेट पेरिस्टेंट इन्फेक्शन। परसिस्टेंट इन्फेक्शन वहाँ पे काज करेगा। लेट स्टेज अगर हो गई, मतलब टाइम जैसे जैसे वहाँ पे मंथ से ईयर सेवरल ईयर्स वहाँ पे बढ़ता चले जाएगा, तो क्या होता है, जो डिजीज़ हो जाती है बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब क्रोनिक कंडीशन डेवलप होगी तो क्या होगा, वहाँ पे और ज़्यादा सीवियर स्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो जब मंथ टू ईयर होगा, ठीक है, बोरेलिया एंटीजेंस परसिस्टेंट इन जॉइंट्स, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। तो ये क्या होगा, जो बोरेलिया वहाँ पे डिसअपियर नहीं होगा कम्प्लीटली, तो इसके कारण क्या होगा, वहाँ पे जो एंटीजेंस होते हैं वो भी टिश्यू में बने रहेंगे और वहाँ पे जो इम्यून सिस्टम होगा कंटिन्यूसली अटैक करता रहेगा, ठीक है। तो काजेज वहाँ पे क्रोनिक आर्थराइटिस की कंडीशन, क्रोनिक आर्थराइटिस हो सकता है, एक्रोडर्माइटिस हो सकता है, ठीक है। आर्थराइटिस क्या होता है, तो आर्थराइटिस में मैंने बताया था जॉइंट्स में वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, मेनली जिससे क्या होगा, वहाँ की जो कार्टिलेज होती हैं और डैमेज हो जाती हैं, बोन्स में इरोजन हो जाता है, जॉइंट्स में कह सकते हैं वहाँ पे डिफॉर्मिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर जो सबसे कॉमन रहता है नी आर्थराइटिस की कंडीशन, ठीक है। तो ये नी आर्थराइटिस सबसे कॉमन कंडीशन रहती है जो कि डिजीज वहाँ पे काज होती है। नेक्स्ट है एक्रोडर्मेटाइटिस, ठीक है, कॉर्निका
एट्रोफिकेंस। तो ये क्या होगा, वहाँ पे जो लेट स्टेज में स्किन डिजीज़ होती है तो स्किन थिन हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, और वहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो सारे अपीयर्स होंगे, ठीक है। ब्लूइश कलर का, रिंकल्ड हो जाएंगे, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी में क्या होगा, इंसेफेलोपैथी में मेनली क्या होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन के कारण होता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, उस पर्सन की मेमोरी लॉस हो सकती है, ठीक है, और वहाँ पे कंसंट्रेशन करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक। कह सकते हैं पर्सनालिटी चेंजेज होने लगते हैं और वहाँ पे कंफ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं जिससे क्या होगा, वहाँ उसके ब्रेन में इन्फ्लामेशन वहाँ पे काज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोजेनेसिस, मेनली इम्यून मीडिएटेड ऑटो इम्यून रिएक्शन ड्यू टू क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन बोरेलिया एंड होस्ट एंटीजन। तो कहने का मतलब है, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो बोरेलिया है ये क्या करेगा, कुछ एंटीजेंस रहेंगे वो ह्यूमन टिश्यू के अंदर वैसे ही दिखाई देंगे, और इसके अलावा वहाँ पे जो अदर होंगे, अदर टिश्यूज़ रहेंगे वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा जाके। तो मेनली क्या होता है, जो ह्यूमन टिश्यूज़ रहते हैं वो उनके जैसे ही दिखाई देने लगता है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री इसको कहेंगे, ठीक है। अब जब इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के अगेंस्ट वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ये कंफ्यूज हो जाती हैं कि बैक्टीरिया के साथ साथ जो जॉइंट हो गया, ब्रेन हो गया, स्किन पर भी ये अटैक करने लगती हैं अपनी ही सेल्स से। इसी को क्या प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं, या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन हो गया, क्रोनिक आर्थराइटिस हो गया, या फिर क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की कंडीशन से होगा, ठीक है। तो यही कारण रहता है कि लेट लाइम डिजीज़ में क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया कम होने पर के बाद भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो मेनली होता क्या है, क्योंकि ऑटो इम्यून रिएक्शन होती है, क्रॉस रिएक्टिविटी काज करेगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन होगी और वहाँ पे क्रोनिक आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसे समझो कोई टिक्स या बाइट्स था जिसने वहाँ पे किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो वो जो बोरेलिया था जो उसकी स्लाइवा में प्रेजेंट था उसको इंजेक्ट कर देता है स्किन में, ठीक है। जब वो स्किन के अंदर इंजेक्ट हो गया तो क्या करेंगे, वहाँ पे जो ये जाके क्या करेगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काज करेगा, जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या करेगा, वहाँ पे माइग्रेन्स वहाँ पे करेगा, बुल्स आई रेसेस अपीयरेंस वहाँ पे काज करेगा जाके, ठीक है। एरिथ्रीमा काज करेगा, एरिथ्रीमा माइग्रेन्स जिसको कहते हैं काज करेगा। और हमारे जो इसके बाद वहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेगा लोकल में मल्टीप्लाई करने के बाद ही धीरे धीरे ब्लड और लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है। अब जब ब्लड में आ गया तो ब्लड से हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, जॉइंट्स हो गया, सभी में ये जाके वहाँ पे स्प्रेड होता जाके वहीं पे इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। जब अभी वहाँ पे जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं वहाँ पे जो हमारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, उनको रिलीज करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इंटरल्यूकिन फर्स्ट हो गया, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर्स हो गया, इंटरल्यूकिन 6 हो गया, तो ये क्या करते हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो परसिस्टेंट बाइलरी एंटीजेंस था मॉलिक्यूलर मिमिक्री के दौरान वहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी काज कर चुका है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप जब वहाँ पे मॉलिक्यूलर मिमिक्री होगी, क्रॉस रिएक्टिविटी होगी, और जो वहाँ पे हमारा ऑटो इम्यून डैमेज की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जब ऑटो इम्यून डैमेज होगा तो वहाँ पे क्रोनिक आर्थराइटिस हो गया, वेल्स प्लेसी डिजीज, हार्ट ब्लॉक की कंडीशन हो गया, इंसेफेलोपैथी की कंडीशन जैसी कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका था। अब इसकी हम बात करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं जिनके थ्रू वहाँ पे बोरेलिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले
मेनली होता क्या माइक्रोस्कोपी उनको मैंने बताया था। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बोरेलिया बैक्टीरिया को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको देख करके, उसकी मार्फोलॉजी को जान करके, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको करके देख कर इनकी हेल्प से क्या करेंगे, हम बोरेलिया की जो बोरेलिया है उसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया को हम डायरेक्टली खुद से देखते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड स्मीयर में क्या होगा, मैंने बताया था जो रिलैक्सिंग फीवर हो गया, अगर किसी पेशेंट को रिलैक्सिंग फीवर है तो वहाँ पे क्या होगा, बोरेलिया रिकरेंटिस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये इसको डायग्नोस करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे ब्लड स्मीयर लेंगे। ब्लड स्मीयर के साथ साथ यहाँ पे जो कह सकते हैं, वहाँ पे ब्लड स्मीयर से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें वहाँ पे पता चल जाएगा कि जो ब्लड स्मीयर में थिक स्मीयर है या थिन स्मीयर है, तो सभी का जो कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन रहता है, सबकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, अलग अलग रहती है। ड्यूरिंग फेब्रिल एपिसोड थिक एंड थिन स्मीयर कैन शो स्पायरोकेट्स। तो जो फाइब्रिल एपिसोड होगा उसका मेनली पर्पज मतलब यही रहता है कि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई फीवर आए, वहाँ पे फीवर अटैक हो, तो वहाँ पे जो रिलैक्सिंग फीवर होगा, रिलैक्सिंग फीवर में बैक्टीरिया हमेशा ब्लड में नहीं रहता है। जब फीवर आता है तो ये क्या करेगा, वहाँ पे ब्लड में बोरेलिया की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और तब इसे क्या कहते हैं, स्पायरोकिटेमिया कहते हैं, स्पायरोकिटेमिया कहेंगे। ठीक, इसी टाइम में क्या होगा, ब्लड स्मेयर बनाने पे बैक्टीरिया वहाँ पे आसानी से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर फीवर वहाँ पे उतर जाता है, उसके बाद वहाँ पे ब्लड लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वहाँ पे सही से आएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्पायरोकिटेमिया का करता है। और इसी टाइम ब्लड स्मेयर बनने से जो बैक्टीरिया होगा वो आसानी से वहाँ पे अपीयरेंस इसका होगा। अगर वहाँ पे फीवर उतरने के बाद ब्लड लिया जाएगा तो बैक्टीरिया वहाँ पे उनका परसेंटेज कम हो सकता है और वहाँ पे रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, थिक स्मेयर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जो ब्लड होगा, ब्लड के जो अमाउंट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो लो नंबर वाले बैक्टीरिया होंगे वो भी यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी वहाँ पे ज़्यादा रहेगी, और जो थिन स्पेयर वाले बैक्टीरिया रहेंगे उनको पहचानने में थोड़ा हेल्प वहाँ पे कह सकते हैं आसान नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी मार्फोलॉजी होती है अच्छी दिखाई देगी, लेकिन स्पीशीज़ पहचानने में हेल्प मदद करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो रिलैक्सिंग फीवर होगा, रिलैक्सिंग फीवर में ब्लड सैंपल हमेशा कहाँ से लेना चाहिए, इस तो वो हम बैंक से ही ले सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमेशा जो रिलैक्सिंग फीवर होगा उसमें ब्लड सैंपल में हमेशा फीवर अटैक के दौरान ही लेना चाहिए। ठीक है, जब वहाँ पे अटैक हुआ है तब ब्लड लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी और वहाँ पे पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेनिंग की। सबसे पहले माइक्रोस्कोपी में स्टेनिंग की बात करें, जेस्मा स्टेन की बात करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग स्टेनिंग की हम बात करते हैं। ठीक है, स्टेनिंग जेस्मा, राइट और लेस्मान। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेनिंग दी गई हैं। जेस्मा स्टेन होता है, राइट और लेस्मान स्टेन होता है, तो ये अलग अलग टाइप्स के स्टेन होते हैं। अब स्टेनिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्लड स्मेयर रहेगा उसको सीधे नहीं रखेंगे, सबसे पहले उसे स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया को जो स्टेन रहेगा स्टेन किया जाएगा, फिर उसके बाद जो स्टेन किया गया बैक्टीरिया है उसको वहाँ पे रैपिडली अपीयरेंस होता है उसका। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, अब कॉमन कौन कौन से स्टेन हैं जिनका यूज़ किया जाता है, तो जेस्मा स्टेन हो गया, मोस्ट कॉमनली यही स्टेन यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोरेलिया जो इस जेस्मा स्टेन जब हम करेंगे उसकी स्टेनिंग, तो उसमें जो बोरेलिया होगा वो कैसा दिखाई देगा, तो ब्लूइश पर्पल कलर का अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई देता है, किसमें, जेस्मा स्टेन में। ठीक, इसके अलावा राइट स्टेन होता है, यहाँ पे जो ब्लड पैरासाइट्स रहेगा, बोरेलिया रहेगा, दोनों के लिए ही ये यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो दोनों में यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा जो लेस्मान स्टेन रहता है ये क्या करेगा, जो पेरिफेरल ब्लड रहेगा, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में वहाँ पे कॉमनली हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के वहाँ पे
कह सकते हैं जो अलग अलग यहाँ पे स्टेनिंग होते हैं, स्टेन ले करके हम स्टेनिंग जब करेंगे तो वहाँ पे जो बोरेलिया होगा, बोरेलिया की साइज़ जो लार्ज दिखेगा, जो पहले ही बता चुके थे इसका साइज़ क्या रहता है, लार्ज रहता है। और वहाँ पे लूज क्वाइल्ड स्पायरोकीट्स आसानी से वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये पहला था जिससे हम क्या करेंगे वहाँ पे देख सकते हैं स्टेनिंग करके। सेकेंड है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, डिटेक्ट मोटाइल स्पायरोकीट्स डायरेक्टली इन ब्लड। तो जो डायरेक्ट फील्ड माइक्रोस्कोपी है ये भी एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जिसमें जो बैकग्राउंड ब्लैक कलर का दिखाई देगा और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वो ब्राइट कलर का अपीयरेंस होगा। ठीक है, डिटेक्ट मोटाइल स्पायरोकीट्स डायरेक्टली इन ब्लड। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो बैक्टीरिया रहेगा, डार्क फील्ड हम जब करेंगे माइक्रोस्कोपी करेंगे तो क्या होंगे, वहाँ पे लाइव बैक्टीरिया हमको बिना किसी स्टेन के वहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि और यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा कैसा रहेगा, मोटाइल होगा, वो मूवमेंट करता होगा। ठीक है, इससे हम पता चलता है कि जो बैक्टीरिया होगा वो लिविंग फॉर्म में होता है कि कह सकते हैं नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और ये लिविंग फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मोटाइल होगा, वहाँ पे मोटेलिटी का मूवमेंट करते हुए दिखेगा। रैपिडली कह सकते हैं, रैपिड डायग्नोसिस के लिए अच्छा रहता है। ठीक, तो जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है मोस्टली इसको लिविंग स्पायरोकीट्स रहते हैं उनको देखने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्किन बायोप्सी की। तो लाइमी डिजीज़ में क्या होता है, पेशेंट को जब लाइमी डिजीज़ होगी तो क्या करेंगे, हम ब्लड में बैक्टीरिया का नंबर वहाँ पे कम हो सकता है, टिश्यू में ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, जहाँ पे इन्फेक्शन काज किया है वहाँ से स्किन की हम बायोप्सी लेके कर सकते हैं। तो उसमें रेयरली यूज शोज स्पायरोकीट्स इन डर्मल टिश्यू। तो स्किन बायोप्सी में हम इसलिए करते हैं क्योंकि स्किन बायोप्सी में होता क्या है, एक स्किन का छोटा सा टुकड़ा लेके वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, एज ए सैंपल की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो जब ये सैंपल वहाँ पे एरिथ्रीमिया माइग्रेन और कह सकते हैं वहाँ पे जो सैंपल लिया गया है उसमें एरिथ्रीमिया माइग्रेन्स या फिर बुलसाई रैसेज वाले वहाँ पे एरिया से लेंगे। तो उस जगह से सैंपल लेने से क्या रहता है, वहाँ पे जो माइक्रोस्कोप में है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा होगा, जब बैक्टीरिया का नंबर ज़्यादा होगा तो माइक्रोस्कोप में वहाँ पे देखेंगे तो डर्मिस के जो अंदर बोरेलिया होंगे वो वहाँ पे अपीयरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोप होगा, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ पे डर्मिस के अंदर भी बोरेलिया दिखाई देंगे। लेकिन ये जो टेस्ट रहता है टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सेंसिटिविटी रहती है वो भी कम रहती है, इसीलिए रूटीन डायग्नोसिस में वहाँ पे रेयरली इसका हम यूज करते हैं। स्टेनिंग, सिल्वर स्टेन, ठीक है, विद इन सेंचुरी कह सकते हैं हिस्ट्री और इम्यून फ्लोरेसेंस टेक्निक। तो विद इन स्ट्रेस सिल्वर स्टेन्स, तो यहाँ क्या करेंगे, जो सिल्वर पार्टिकल्स रहेंगे बैक्टीरिया की सरफेस पे वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसकी थिकनेस इंक्रीज कर जाएगी और वहाँ पे ब्लैक कलर का अपीयरेंस शो करेगा। इसके अलावा इम्यून फ्लोरेसेंस में क्या करते हैं, तो इस टेस्ट में वहाँ पे जो इम्यून फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ रहती हैं ये बोरेलिया एंटीजन से बाइंड करती हैं। अब जब ये बोरेलिया एंटीजन से बाइंड करेंगी और उसको हम माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया को ब्राइट फ्लोरेसेंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं वहाँ पे अलग अलग टेस्ट थे। कल्चर की बात की, अपन स्टेनिंग की बात की, ठीक है, सिल्वर इम्प्रेग्रेशन मेथड की बात की, अलग अलग मेथड्स का करते हैं यूज़ किया जाता है। जिसमें मैंने ब्लड स्मेयर की बात की, ब्लड स्मेयर करके उसको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपी करके देख सकते हैं। स्टेनिंग करके करेंगे, जेस्मा स्टेन हो गया, राइट स्टेन हो गया, लेसमैन स्टेन हो गया, तो अलग अलग हम ले करके स्टेन लेके उनसे हम स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के बाद अगर हम उसको देखेंगे तो वहाँ पे हम पता कर सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक, इसके अलावा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, डार्क फील्ड से देख सकते हैं, और या फिर हम स्किन की बायोप्सी करें। मान लिया अभी जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में इंटर नहीं किया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जहाँ पे उसने अभी जाके मल्टीप्लाई करना स्किन या टिश्यूज़ में शुरू किया है, तो वहाँ क्या क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया का टिश्यू निकाल करके उसकी हम बायोप्सी करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, लाइव बैक्टीरिया हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसको निकाल करके स्पायरोकीट्स करके फिर स्टैनिंग करके उसको हम प्रॉपरली
देख सकते हैं, जिससे वहाँ पे बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पहला था माइक्रोस्कोपी करके हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कल्चर के थ्रू भी इसको देखा जा सकता है, और कौन कौन से सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।